मनोकामना न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार राज्यात विरोधी पक्ष एकत्र लढण्यास भाजपा बॅकफुटवर। भारतीय जनता पार्टी विरोधी राज्यातील सरकारी अस्थिर करण्याची नीती अवलंबत आहे। सुरुवातीला या नीतीचा मोठा फायदा भारतीय जनता पक्षाला झाला, परंतु त्यांची ही कूटनीती विरोधी पक्षांना लक्षात आला आहे। या नीतीचा त्यांना महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात सत्तांतराचा फायदा झाला असला तरी बिहार आणि दिल्लीत मात्र हाती काहीच लागले नाही। उलट बदनामीला सामोरे जावे लागले। त्यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे फसलेले निर्णय आणि जनतेला सहन करावा लागलेला त्रास याचा मोठा फटका त्यांना सहन करावा लागेल। सध्या देशभरातील जनता महागाईला तर विरोधी पक्षांतील सदस्य ईडीच्या त्रासाला कंटाळले आहेत। या त्रासातून मुक्तता मिळवायची असेल तर भारतीय जनता पक्षाचे गुजरात लॉबीची सत्ता घालवावीच लागेल। यासाठी भाजपा विरोधी पक्ष आगामी निवडणुकीत आपापल्या राज्यात आपली ताकद वापरून लढेल। यात भाजपाला महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार राज्यातून डबल 40 ते 50 जागांचा फटका बसेल। हा बसलेला फटका भरून काढण्यासाठी त्यांना जागाच नाही, त्यामुळे ते आजपर्यंत दुरावलेल्या पक्षांना पुन्हा जवळ करत आहेत। तर भाजपाचे वरिष्ठ पातळीवरील एका नेत्याने आगामी काळात देशातील विरोधी पक्ष नेस्तनाबूत होईल आणि भारतीय जनता पक्ष हाच एकमेव पक्ष राहील अशी भविष्यवाणी वर्तविली। याचाही फटका भाजपाला सहन करावा लागेल आणि यात भाजपाला आपली सत्ता टिकवायची असेल तर पुन्हा प्रादेशिक पक्षांची मदत घ्यावी लागेल। या निवडणुकीत भाजपाच्या घटलेल्या जागांचा, निवडणुकीतील परिणामांचा ठपका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शहा यांच्यावरच पडेल आणि सत्तेसाठी तडजोड करण्याची भाजपावर वेळ आलीच तर पंतप्रधान पदाचा उमेदवार हा प्रादेशिक पक्षाच्या निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे। यामुळे सध्या नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना हेच प्रादेशिक पक्ष धोक्याची घंटा ठरतील, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा आणि राजकीय विश्लेषक अशोक वानखेडे यांनी डेब्यूटच्या माध्यमातून केले आहे। मनोकामना न्यूज हे वेगळ्या व स्वतंत्र बातम्यांची वृत्तसंस्था आहे। बातम्या आवडल्यास मनोकामना न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनचे बटन दाबा, व्हिडिओ फॉरवर्ड करा। धन्यवाद। भाऊ, मैं सिर्फ चंद सवाल आज करना चाह रहा हूं और बहुत ही उस पे सटीक जवाब चाहता हूं, क्योंकि सवाल आज के बहुत महत्वपूर्ण हैं। और पहला मेरा सवाल ये है कि ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी और अमित शाह, उनकी आजकल नींद उड़ी हुई है, क्योंकि उनके जो मजबूत किले थे कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, सब के सब वहां पर हालात खराब हैं और ऐसे जैसे किले दरक रहे हो। और महाराष्ट्र में तो ऐसा लगता है जहां पर उन्होंने 41 सीट ली थी 2014 में और फिर ली 2019 में 41 सीट, 48 में से स्वीप किया उन्होंने। कर्नाटक में स्वीप किया, बिहार में स्वीप किया। क्या वाकई हालात खराब है इन तीन राज्यों में? बिल्कुल हालत खराब है तीनों राज्यों में। आपने बिहार का नाम लिया, महाराष्ट्र का नाम लिया, कर्नाटक का नाम लिया। ये बल्क में सीट देने वाले राज्य है। एक आप उनको एक 18 सीट बंगाल से भी मिली, वो 18 में से एक भी सीट दिखाई नहीं देती अब मिलते हुए। ऐसे में जो बंगाल का लॉस है, बाकी जगह का लॉस है, वो कहां से करेंगे, कवर करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा। अब आप यदि महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यदि क्लीन तीनों इकट्ठा लड़ते हैं, तीनों मिलकर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, और ये बात तो निर्विवाद रूप से अब स्थापित हो गई है कि ओरिजिनल शिवसेना, चाहे सर्वोच्च न्यायालय कुछ कहे या इलेक्शन कमीशन कुछ कहे, ये तो बात फॉर्मेलिटी की रह गई है, लेकिन जनमानस में ओरिजिनल शिवसेना उद्धव ठाकरे की ही मानी जा रही है। जिस हिसाब से बाला साहब की जो ओरिजिनल, मतलब ये भी बाला साहब का नाम लेते हैं, उद्धव ठाकरे की। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे, शरद पवार आपको ताज्जुब लगेगा, स्वयं ठाणे में उतरे हैं। अभी जो शिंदे का गढ़ है उसके घर में, ठाणे में उन्होंने एक प्रोग्राम लेके उन्होंने चैलेंज दिया है। तो शरद पवार फिर से कमर कस के उतरे हैं। यदि ये सारे लोग ताकत से उतरते हैं और समन्वय के साथ चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को, आपने पिछली बार 47 सीटें आ गई थी, 7 सीटें भी निकालना मुश्किल, 41 में से उनको 4-5 सीटें भी निकालना मुश्किल होगी। ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये तो बड़ी खबर बता रहे हैं भाऊ, ये तो बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं। बिल्कुल अगर आपने बात कहीं सुन ली अमित शाह ने तो नींद नहीं आएगी। नहीं, ये उनका आकलन है, उनके पास इंफॉर्मेशन है दीपक भाई, उनके पास बिल्कुल ये इंफॉर्मेशन है, इसीलिए उनकी नींद हराम हुई है और इसीलिए ये भागा दौड़ी कर रहे हैं। छोटे छोटे लोगों से मिलना शुरू कर दिया है, कई फिलर भेज रहे हैं, कई झारखंड वालों को बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ आ जाओ, तो कहीं अकाली दल से फिर प्रेम दिखा रहा है। एक शिवसेना की तरफ भी एक ओपन करके रखा है उन्होंने एक रास्ता। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र को आप हथेली की तरह जानते हैं,
आप कह रहे हैं कि कहां 41 सीटें और कहां 5-6 सीटें। तो ये जो देवेंद्र फडणवीस का जादू है, जिसको मोदी जी कहते हैं कि भाई ये आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है, तो क्या प्राइम मिनिस्टर मटेरियल फडणवीस का जादू नहीं चल रहा है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर का मटेरियल यदि वो उनका जादू होता है तो वो अपनी विधानसभा शायद नागपुर में हार जाए। यदि उनका इतना अपने आप में प्राइम मिनिस्टर मटेरियल होता और अपनी ताकत होती तो वो विदर्भ से आते हैं दीपक जी, नागपुर साइड से। और पिछले चुनाव में यदि विदर्भ में बीजेपी को समर्थन दिया होता तो शायद बीजेपी की अपने बलबूते पर सरकार बनती। लेकिन कर्नाटक भी क्या आपको बहुत अच्छी स्थिति कर्नाटक में भी नहीं दिख रही? क्योंकि पिछली बार 28 में से बड़ी मोटी सीटें, बहुत बड़ा फिगर उठाया था बीजेपी ने। मैंने आपको वही कहा, खासकर उत्तरी कर्नाटक में बीजेपी की स्थिति बहुत डाउन है, जहां वो बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे। और यही कारण है कि येदियुरप्पा को साइड करना ये पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान दे गया। मैंने यही कहा ना आपको, सारे मराठी शरद पवार नहीं हो सकते और सारे यादव मुलायम सिंह नहीं हो सकते। मुलायम सिंह यादव ही यादव है, यादव के नेता है। वैसे येदियुरप्पा ही वहां अपने कम्युनिटी के नेता है। आप मठ में जाइए, मठ वालों के सर पे हाथ रखवाइए, कुछ भी करिए, लेकिन जो फाइनल आदेश है वो येदियुरप्पा के घर से निकलता है और वही कम्युनिटी इकट्ठा वोट करती है और वो बहुत डोमिनेटिंग कम्युनिटी है। दूसरी बात, कर्नाटक थोड़ा पढ़ा लिखा राज्य है। वहां ये जो कड़वा हिंदुत्व का जो डोज इन्होंने जो शुरू किया, वहां मुसलमानों को दुकानें नहीं देंगे मेले में, मुसलमान आर्टिस्ट है तो मंदिरों में परफॉर्म नहीं करने देंगे, ये बाय एंड लार्ज लोगों के गले नहीं उतरा। यही कारण हम बिहार को जी, अगर हम बिहार देखें, वहां मुख्यमंत्री को भी बोलना पड़ा कि वहां वही कारण है कि वहां मुख्यमंत्री को भी बोलना पड़ा हिंदू संगठनों को कि मुझे बहुत कड़ी आप पे एक्शन लेनी पड़ी। अब भाऊ, आपने कहा कि महाराष्ट्र में दाल बड़ी पतली है गुजरात लॉबी की, कर्नाटक में भी जो है वो हालात अच्छे नहीं है। अगर हम बिहार की बात करें, जहां से 40 सीटें आती हैं, वहां पर पटना जो आपकी बात हो रही है, नीतीश कुमार के लोगों से जो आपकी बात हो रही है, वहां पर क्या फीडबैक है आपके पास? और आपको क्या लगता है कि वहां पिछली बार 39 सीट, 40 में से 39 सीट्स जो है वो मोदी जी को मिली थी जेडीयू के साथ, इस बार वहां कितनी सीटें मिलेंगी और इसका असर क्या होगा? देखिए, इस बार सबसे पहले बीजेपी के ऊपर वो एक लांछन हमेशा लगेगा कि आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड साथ में चुनाव लड़े, उन दोनों को तोड़ के इन्होंने अपनी सरकार बनाई। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड तोड़ने गए तो उन्होंने इनको अपने औकात दिखाकर अपनी सरकार वापस बनाई। ये जो इधर से उधर करने का जो फ्लिप फ्लॉप जो किया बीजेपी ने, ये डाउन द लाइन वहां ठीक नहीं जाएगा। दूसरी बात है, बीजेपी का जो एस्टेब्लिश्ड वहां नेतृत्व था, जिन लोगों ने सालों मेहनत करके अपना खून पसीना बहा के पार्टी को खड़ा कर दिया था, उनको आपने दरकिनार कर दिया और नए रबर स्टैंप आपने खड़े कर दिए। वो रबर स्टैंप कितना दम मारेंगे ये भी देखने लायक है। ऐसा कुल मिलाकर मुझे लगता है महाराष्ट्र की और बिहार की स्थिति कोई अलग नहीं होने वाली है दीपक जी। लेकिन भाऊ, अगर आप बिहार के बारे में तो एक सूचना मेरे पास और भी है, आप भी इसको कंफर्म करिए। बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी शायद इस बारे में भी सोच रहे हैं कि हम हमारे विधानसभा को अभी भंगी कर दें और सीधा सीधा गुजरात के साथ चुनाव में चले जाएं, ताकि गुजरात में ऑलरेडी ये गुजराती लॉबी परेशान है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने वहां उनको भागादौड़ी करवा रही है। एक गोदी मीडिया के चैनल से मैं आया हूं अभी, गोदी मीडिया अपने सर्वे में 109 दिखा रहा है बीजेपी को, सिर्फ 7 सीटें बीजेपी को ज्यादा दिखा रहा है और मरी हुई हालत में कांग्रेस को 68 दिखा रहा है। तो आप समझ जाइए वहां स्थिति क्या होगी। दूसरी बात, ये जो अभी बिहार में यदि विधानसभा के चुनाव होते हैं और सारे इकट्ठा मिलकर लड़ते हैं और बीजेपी वहां मात्र 20-25 विधायकों पे आती है, तो फिर बीजेपी कहीं आने वाले समय में फिर ईडी वीडी का डर दिखा के या सीबीआई का डर दिखा के सरकार तोड़ने की स्थिति में नहीं रहेगी, क्योंकि उनका नंबर कम रहेगा। दूसरी बात, ये जो लोकसभा के लिए लोगों का जो उत्साह है, कैडर में जो एक ताकत झोंकता है, वो इस चुनाव के नतीजों से अच्छे आ जाएगी। इसलिए 105 सीटों पे शायद ये दोनों लड़ने का तय कर रखा है और फिर कुछ बाकी बची हुई सीटें जो है वो कांग्रेस और बाकी मित्र दलों में जोड़ने के लिए एक फॉर्मूला वहां पे ये भी आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, कि उन्होंने रिक्वेस्ट की कांग्रेस को कि आप पूरे राज्य में अपनी उम्मीदवार खड़े कीजिए, आप इंडिपेंडेंट लड़िए और आपके 20, 25, 30, 40 जो अपनी सीटें हैं वर्तमान में, वो हमको बता दीजिए, हम फ्रेंडली कॉन्टेस्ट में उनको निकाल देंगे।
लेकिन यदि आप बीजेपी के आमने सामने होगे तो वहां बीजेपी का वोट बैंक कटने में आपको और मदद होगी, क्योंकि राजनीति सिर्फ ये नहीं करना जानते, राजनीति नीतीश कुमार भी जानते हैं, राजनीति तेजस्वी भी जानते हैं, राजनीति करना शरद पवार भी जानते हैं भाई। अगर आप जो कह रहे हैं कि इन तीनों राज्यों में दाल पतली है, हालत खस्ता है, तो फिर इसकी भरपाई क्या होगी? आजकल गुजरात लॉबी क्या सोच रही है? नहीं, मुझे लगता है कि 50 सीटों का गड्ढा भी मरे हालत में, मरे हुए हालत में 50 सीटों का गड्ढा यहां पड़ता है, 10-15 सीटों का गड्ढा यूपी में पड़ता है, तो आप बता दीजिए ये रिकवर कहां से करेंगे? क्योंकि बाकी जगह तो जहां से मैक्सिमम थे वहां तो मैक्सिमम है, वहां 24 सीटों में गुजरात के 26 सीटों तो नहीं लेंगे, 26 से लेंगे ना, 26 में से 28 तो नहीं कर पाएंगे, फिर आप कहां से लोगे? आप तेलंगाना में वॉश आउट हो, आप आंध्र में वॉश आउट हो, केरल, राजस्थान भी, राजस्थान है, फिर इस बार राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपको इस बार वॉश आउट हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ने बहुत तगड़ी पकड़ बना ली और आपने ये रबर स्टैम्प अपॉइंट करवा के छत्तीसगढ़ का भी नेतृत्व जो था ओरिजिनल उसका समाप्त कर दिया। जो लोग जमीन से जुड़े उनको पूछा नहीं जाता, अभी लीडर ऑफ अपोजिशन उनको जिनको बनाया है उससे कई ज्यादा ताकतवर लोग छत्तीसगढ़ में है, जो बड़ी पूरी ताकत के साथ पार्टी को फिर से जीवित कर सकती है। लेकिन तो आप दिल्ली से भाऊ आप सिनेरियो क्या देख रहे? आप सिनेरियो क्या देख रहे? अगर आपने कहा, आप अगर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में हालत पतली है, आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश में पिछली परफॉर्मेंस रिपीट नहीं होगी, राजस्थान में रिपीट नहीं होगी, बिहार में आपने देख ही लिया है, आज तक ने भी कह दिया है कि 14 सीटों का नुकसान है, महाराष्ट्र में नुकसान, तो अगर 40-50 सीटें मोदी जी की कम पड़ गई हैं, 50-60 सीटें कम पड़ गई, तो फिर आपको क्या लगता है? क्या दीपक भाई, मैं जो बार बार लोगों को मैं कह रहा हूं कि यदि बीजेपी 220 से 240 के बीच में आती है, हो सकता है एनडीए की सरकार बने, लेकिन फिर प्रधानमंत्री का नेतृत्व क्या नरेंद्र मोदी का ही होगा या किसी और का? क्योंकि ये 300 प्लस से 220 पे आने का क्रेडिट डिस्क्रेडिट किसको जाएगा? किसी ना किसी को तो इसको अपने सर पे लेना पड़ेगा। और जो एनडीए के घटक दल है, वो जो लोग जुड़ेंगे उनको तो मालूम है कि मोदी जी किस तरह सरकार चलाते हैं, उनके अपने मंत्रियों की कुछ औकात नहीं रहती, तो क्या मोदी जी ऐसे सरकार चलाने के लिए रेडी भी रहेंगे क्या? कि जहां हर तीसरा आदमी जिसके पास 10 विधायक सांसद है वो बोल देगा कि हे भाई देख ले, सोच ले, नहीं तो मैं निकल रहा हूं। तो इसीलिए ये परेशानी का सबब है, ये लगातार टूर कर रहे हैं, बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी अब कल तक ये रेवड़ियां बांट रहे थे, अब ये लोगों को बोल रहे हैं कि रेवड़ियां मत बांटो। अरे आप जो बांट रहे थे क्या रेवड़ियां नहीं थी? फ्री का गैस सिलेंडर रेवड़ी नहीं थी? 6,000 रुपए साल के दे रहे हो किसानों को सम्मान निधि, वो रेवड़ी नहीं थी? आप बांटो तो सम्मान निधि, दूसरा बांटे तो रेवड़ी। और इसके ने तो तमिलनाडु के तो फाइनेंस मिनिस्टर ने एक कॉन्क्लेव में बहुत बढ़िया जवाब दिया। उन्होंने कहा कौन बोलता है रेवड़ी? नोबेल प्राइज है इकोनॉमिक्स में, पीएचडी किया हुआ है, कोई 2-4 किताबें लिखी अर्थशास्त्र पे मोदी जी। जिस आदमी का अपना डिग्री का जुगाड़ नहीं हो रहा है, पता नहीं पड़ रहा है कहां से ली, वो आदमी हमको बताएगा कि रेवड़ी किसको कहते हैं। आपका परफॉर्मेंस क्या है? हम आपकी हर बात मानने को तैयार है। परफॉर्मेंस मॉडल पे आप 0 हो, सिर्फ बोलते हो। वेयर इज योर डिलीवरी मॉडल? आर यू अ डबल पीएचडी इन इकोनॉमिक्स? हैव यू स्टडीड इकोनॉमिक्स? आर यू इकोनॉमिस्ट? आर यू अ नोबेल प्राइज विनर? Who are you? In what way you are saying that we are giving freebies? ये सवालों का जवाब नहीं किसी के पास। क्योंकि आप जब लाभार्थी एक हमारा अलग वोट बैंक बना, लाभार्थी किसको कहते हैं? रेवड़ियां बांटने को जिनको रेवड़ियां मिली वही लाभार्थी ना। तो अब दूसरे लोग लाभार्थी, जब अपना लाभार्थी का एक वोट बैंक खड़ा कर रहा है आम आदमी पार्टी, तो आपको पेट में दर्द हो रहा है तो आप उसको तुरंत रेवड़ीबाज बोलना शुरू कर दिया। तो ये तमाम जो अभी लगातार सरकार पैनिक में है, मैं बता दूं, और पैनिक में होने की वजह से उलूल जुलूल स्टेटमेंट आते हैं, उलूल जुलूल बातें की जाती है और लगातार गलतियां कर रही है। आप ये कह रहे हो ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, अरे भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा तो यहाँ पे ये श्रीलंका जैसे हालत हो जाएंगे। अभी हम अनाज लोगों को देते हैं, आज हमारे यहाँ तो अनाज एक्सपोर्ट जो किया उसको भी बैन करना पड़ा।
अब तो आटा भी बैन हो गया क्योंकि रोटी महंगी हो गई है। कल ऑर्गेनिक पे आएंगे तो क्या करेंगे? 135 करोड़ 40 करोड़ का देश है दीपक जी, ये हवाबाजी से नहीं चलता। और कब तक सपने दिखाओगे आप?